मार्च 2020 के शुरुआती डरावने दिनों में जब एक देश कोविड-19 महामारी के भयानक अज्ञात से जूझ रहा था, दिल्ली में तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में एक धार्मिक सभा एक मनगढ़ंत संकट का केंद्र बन गई। महीनों पहले से तय किया गया यह जमावड़ा अचानक एक कठोर निर्मम स्पॉटलाइट में आ गया। इसके बाद एक मापा हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आरोप और बदनामी का बवंडर आया। मीडिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने सभी पत्रकारिता नैतिकता को त्याग कर तुरंत इस घटना को एक सुपर स्प्रेडर करार दिया और अधिक कपटपूर्ण ढंग से कोरोना जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह कहानी सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं थी, यह सांप्रदायिक उकसावे का एक जानबूझकर किया गया कार्य था, जिसने एक ही घटना के आधार पर पूरे समुदाय को एक ही कलंकित ब्रश से रंग दिया। मीडिया की इस सनक ने पूर्वाग्रह को पनपने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की, जिससे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे को एक सांप्रदायिक तमाशे में बदल दिया गया। हवा और अखबारों में सनसनीखेज रिपोर्टें भरी हुई थीं, जिनमें सूक्ष्मता, संदर्भ या यहां तक कि बुनियादी तथ्यों की भी कमी थी। उन्होंने एक खलनायक बनाया जहां कोई नहीं था और वायरस के फैलने का दोष एक दृश्यमान, आसानी से लक्षित अल्पसंख्यक पर डाल दिया। इस लगातार राक्षसीकरण अभियान के वास्तविक दुनिया में परिणाम हुए, जिससे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार, मौखिक दुर्व्यवहार और यहां तक कि शारीरिक हमले भी हुए। जमात के सदस्यों को, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जो अचानक लॉकडाउन के कारण फंस गए थे, परिस्थितियों के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि बीमारी के दुर्भावनापूर्ण एजेंटों के रूप में चित्रित किया गया था। एक ऐसी कहानी जिसे अधिकारी स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत इच्छुक लग रहे थे। इस मनगढ़ंत आक्रोश के जवाब में राज्य मशीनरी ने ऐसी तेजी से काम किया जो वास्तविक कथित अपराध के अनुपातहीन लग रही थी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया, सैकड़ों विदेशी नागरिकों और 70 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की। इन भारतीयों पर खुद सभा में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया गया था, बल्कि अचानक देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद अपने घरों और स्थानीय मस्जिदों में फंसे विदेशी मेहमानों को आश्रय प्रदान करने के दयालु कार्य के लिए आरोप लगाया गया था। उन पर महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे कठोर कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 188, 188 जो लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा है और धारा 269, 259 जो संक्रमण फैलाने की संभावना वाला एक लापरवाह कार्य है, शामिल हैं। इस व्यापक कानूनी कार्रवाई की नींव शुरू से ही हिलती हुई थी, जो ठोस सबूतों के बजाय मीडिया परीक्षणों से बनी सार्वजनिक धारणा पर अधिक आधारित थी। एफआईआर और बाद की चार्जशीट विशेष रूप से विशिष्टताओं पर पतली थी, खासकर इस महत्वपूर्ण सवाल पर कि इन व्यक्तियों ने जानबूझकर या लापरवाही से वायरस कैसे फैलाया था। कोई वैज्ञानिक प्रमाण, जैसे कि सकारात्मक कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट, गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। इस मूलभूत सबूत की कमी के बावजूद कानूनी कार्यवाही सालों तक खिंचती रही, जिससे अभियुक्तों के जीवन पर एक लंबी काली छाया पड़ गई, जो खुद को अपनी गरिमा और स्वतंत्रता के लिए एक कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ पाया। एक ऐसी लड़ाई जो राष्ट्रीय घबराहट और सांप्रदायिक लक्ष्यीकरण के क्षण से पैदा हुई थी। तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके मेजबानों के खिलाफ मामला इस बात का एक आदर्श उदाहरण था कि पूर्वाग्रह न्याय की प्रक्रिया को कैसे दूषित कर सकता है। पूरा अभियोजन पक्ष शत्रुतापूर्ण मीडिया कथा से प्रेरित होकर दोषी होने की धारणा पर काम कर रहा था। राज्य का मूल तर्क इस विचार पर आधारित था कि इन व्यक्तियों ने जानबूझकर लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन किया था और लापरवाही से कोरोना वायरस के प्रसार में योगदान दिया था। हालांकि यह तर्क लगातार एक मौलिक प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहा। सबूत कहां था? याचिकाकर्ताओं ने बार बार तर्क दिया कि अधिकारियों ने यह दिखाने के लिए एक भी विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहे थे कि उनमें से कोई भी वास्तव में कोविड-19 से संक्रमित था। अकेले यह कि वे दूसरों तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे। अभियुक्तों के कार्यों को
पूर्वाग्रह के लेंस के बिना जांचने पर दुर्भावना का नहीं बल्कि मानवीय चिंता का एक कहानी बताई। जिन भारतीय नागरिकों पर आरोप लगाया गया था, उन्होंने केवल विदेशी नागरिकों के लिए अपने दरवाजे खोले थे जो देश में फंस गए थे। उन्हें घर ले जाने के लिए कोई उड़ान नहीं थी और कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने भोजन और आश्रय प्रदान किया, जो एक संकट के लिए एक बुनियादी मानवीय प्रतिक्रिया है। हालांकि राज्य ने इस दयालु कार्य को एक आपराधिक साजिश के रूप में व्याख्या करना चुना। पुलिस कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के मापा प्रवर्तन से कम और मीडिया द्वारा इतनी सावधानी से तैयार किए गए सार्वजनिक आक्रोश को संतुष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए एक प्रदर्शनकारी अभ्यास की तरह अधिक महसूस हुई। इसने महामारी से संबंधित कानूनों के दुरुपयोग को उत्पीड़न के बजाय सुरक्षा के उपकरण के रूप में एक चिंताजनक दुरुपयोग का प्रदर्शन किया। जैसे जैसे अगले 5 वर्षों में मामला अदालतों के माध्यम से आगे बढ़ा, आरोपों की खोखलीपन तेजी से स्पष्ट होती गई। अभियोजन पक्ष एक सुसंगत मामला बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रत्यक्ष सत्यापन योग्य सबूतों के बजाय परिस्थितिजन्य दावों पर निर्भर था। आरोप पत्र सामान्य आरोपों से भरे हुए थे जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी विशिष्ट संचरण कार्य से जोड़ने में विफल रहे। यह स्पष्ट हो गया कि कानूनी कार्यवाही अंधाधुंध और यांत्रिक रूप से की जा रही थी, जैसा कि उच्च न्यायालय बाद में देखेगा। इस लंबे समय तक चलने वाले कानूनी उत्पीड़न ने अभियुक्तों पर भारी मानसिक, वित्तीय और सामाजिक संकट डाला, जिन्हें बहिष्कृत के रूप में रहने के लिए मजबूर किया गया। उनके नाम और प्रतिष्ठा एक ऐसे अपराध से कलंकित हो गए जो उन्होंने नहीं किया था और जिसके लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था। इस गाथा ने एक पक्षपाती मीडिया और एक प्रतिक्रियाशील राज्य तंत्र के बीच खतरनाक तालमेल को भी उजागर किया। मीडिया दुश्मन बनाता है, राज्य उन पर मुकदमा चलाता है और अन्याय का चक्र पूरा हो जाता है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की टिप्पणियों में मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा कहानी को दिए गए गहरे सांप्रदायिक कोण पर ध्यान दिया था, जिससे उत्पन्न हुई दुर्भावना और सांप्रदायिक घृणा पर प्रकाश डाला गया था। पूरा प्रकरण इस बात की एक गंभीर याद दिलाता है कि जब सार्वजनिक राय गलत सूचना और कट्टरता से झर से भर जाती है तो कानून का शासन कितनी आसानी से उलट सकता है। अभियुक्त सिर्फ एक कानूनी मामले से नहीं लड़ रहे थे, वे एक शक्तिशाली कथा से लड़ रहे थे जिसने उन्हें पहले ही सार्वजनिक राय की अदालत में दोषी घोषित कर दिया था। 5 साल से ज्यादा की लंबी कानूनी लड़ाई और सार्वजनिक निंदा के बाद जुलाई 2025 में एक गहरा विंडिकेशन का क्षण आया। एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने शोर को काट दिया और न्याय की तलाश में सबूतों की प्रधानता की पुष्टि की। अदालत ने सभी 16 एफआईआर और 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिन पर विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों को आश्रय देने का आरोप लगाया गया था। यह फैसला अभियोजन पक्ष के मामले का एक स्पष्ट और तीखा आरोप था, जिसे अदालत ने पूरी तरह से योग्यता से रहित पाया और अटकलों और संदेह के अलावा और कुछ नहीं पर आधारित पाया। यह अपार अन्याय के एक अध्याय का निर्णायक अंत था। अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति कृष्णा ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले में ग्लेयरिंग कमियों को इंगित किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी याचिकाकर्ता को कोविड-19 से संक्रमित किया गया था या उन्होंने वायरस फैलाने का कारण बना था। अदालत ने देखा कि अभियोजन पक्ष को अंधाधुंध और यांत्रिक रूप से शुरू किया गया था, बिना किसी विचार के या आरोपों के लिए किसी वैज्ञानिक आधार के। यह न्यायिक अवलोकन केवल एक कानूनी खोज नहीं था, यह पूरी जांच की प्रकृति पर एक शक्तिशाली टिप्पणी थी। इसे एक वास्तविक अपराध के जवाब के बजाय सार्वजनिक दबाव की प्रतिक्रिया के रूप में उजागर करना। अदालत ने प्रभावी रूप से घोषणा की कि सम्राट के पास कोई कपड़े नहीं थे। उच्च न्यायालय के फैसले ने अभियोजन पक्ष की कहानी को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया। इसने याचिकाकर्ताओं के तर्क की पुष्टि की कि उन्होंने कोई सभा आयोजित नहीं की थी
बल्कि अचानक लॉकडाउन के कारण फंसे विदेशी नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान की थी। अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि उन्होंने किसी आधिकारिक आदेश का उल्लंघन किया था या लापरवाही से काम किया था। कार्यवाही को रद्द करके अदालत ने न केवल उन 70 व्यक्तियों को राहत प्रदान की जिन्होंने सालों तक कष्ट झेला था, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल भी कायम की। इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक स्पष्ट संदेश भेजा कि आपराधिक कार्यवाही तुच्छ धारणाओं के आधार पर या मीडिया प्रेरित उन्माद को शांत करने के लिए शुरू नहीं की जा सकती है। ठोस, विश्वसनीय सबूतों की नींव होनी चाहिए। यह फैसला न्यायिक प्रणाली के लचीलेपन का एक प्रमाण है कि वह कार्यकारी अतिरेक और भीड़ की भावना के खिलाफ एक दीवार के रूप में कार्य करती है। जबकि कई विदेशी नागरिकों ने पहले अपनी पीड़ा को समाप्त करने और घर लौटने के लिए प्ली बार्गेन्स स्वीकार किए थे और अन्य को बरी कर दिया गया था, भारतीय नागरिकों के लिए यह व्यापक आदेश इस गाथा को एक निर्णायक और न्यायपूर्ण अंत तक ले आया। यह एक ऐसा क्षण था जब न्यायपालिका ने एक गंभीर गलती को सुधारने के लिए कदम उठाया, कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में इस सिद्धांत में विश्वास बहाल किया कि तथ्यों को हमेशा डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और सबूतों को हमेशा आरोप पर भारी पड़ना चाहिए। न्याय का हथौड़ा आखिरकार गिर गया था और यह सच्चाई के पक्ष में गिरा था। दिल्ली उच्च न्यायालय का जुलाई 2025 का फैसला सिर्फ एक कानूनी मामले का समापन नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के लिए चल रही लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसका महत्व मीडिया ट्रायल की खतरनाक प्रवृत्ति की सशक्त निंदा में निहित है। 2020 में हफ्तों तक टेलीविजन स्क्रीन और सोशल मीडिया फीड्स ने कंगारू अदालतों के रूप में काम किया, किसी भी जांच के ठीक से शुरू होने से बहुत पहले ही दोषी होने का फैसला सुना दिया। अदालत का फैसला एक जबरदस्त घोषणा है कि न्याय टेलीविजन स्टूडियो में या सोशल मीडिया हैशटैग के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। इसे एक अदालत के पवित्र हॉल में सबूतों के ठंडे कठोर तर्क के आधार पर भीड़ की गर्म अस्थिर भावनाओं के बजाय विचार विमर्श किया जाना चाहिए। यह फैसला जब तक दोषी साबित न हो जाए निर्दोष के सिद्धांत की पवित्रता पर एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में कार्य करता है। तबलीगी जमात मामले में हमारी कानूनी प्रणाली के इस मूलभूत सिद्धांत को उलट दिया गया था। पूरे समुदाय को संघ द्वारा दोषी मान लिया गया था और व्यक्तियों को सबूत के बजाय पूर्वाग्रह के आधार पर सताया गया था। उच्च न्यायालय का फैसला इस सिद्धांत को फिर से स्थापित करता है, हमें याद दिलाता है कि सबूत का बोझ पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है। यह इस बात पर जोर देता है कि एक सभ्य समाज में न्याय की प्रक्रिया को कट्टरता के जहर और लोकप्रिय राय के दबाव से बचाना चाहिए। कानून निर्दोषों के लिए एक ढाल होना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण लोगों के लिए एक हथियार। इसके अलावा फैसला राज्य की शक्ति के दुरुपयोग, विशेष रूप से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के गलत इस्तेमाल पर एक महत्वपूर्ण जांच है। महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम नागरिकों को स्वास्थ्य संकट के दौरान बचाने के लिए है, न कि विशिष्ट समुदायों को लक्षित करने या दयालुता के कृत्यों को अपराधी बनाने के लिए हथियार बनाने के लिए। अदालत का यह निष्कर्ष की कार्यवाही अंधाधुंध शुरू की गई थी, ऐसे कार्यकारी अतिरेक के खिलाफ एक चेतावनी है। यह स्थापित करता है कि राष्ट्रीय संकट के समय में भी राज्य के कार्यों को तर्क, आनुपातिकता और सबसे बढ़कर सबूत द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि आपातकाल अन्याय या मौलिक अधिकारों के निलंबन का बहाना नहीं बन सकता। निष्कर्ष में तबलीगी जमात मामले में सभी अभियुक्तों की बरी होना शोर और गलत सूचना के अतिव्यापी युग में सत्य की जीत है। यह एक शक्तिशाली पुष्टि है कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज अफवाहों, रूढ़ियों या सांप्रदायिक रूप से आरोपित कथाओं के आधार पर काम नहीं कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि न्याय का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, चुनौतियों और असफलताओं से भरा हो सकता है, लेकिन इसे बचाने के लिए डिजाइन की गई संस्थाएं सफल हो सकती हैं और होनी चाहिए। यह फैसला एक ऐसे क्षण के रूप में याद किया जाएगा जब न्यायपालिका दृढ़ रही,
पूर्वाग्रह की लहर के खिलाफ धकेलते हुए और इस कालातीत सिद्धांत को कायम रखते हुए कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि केवल तथ्यों के आधार पर किया हुआ भी दिखना चाहिए।